वेलकम बैक। आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप लोग निश्चित रूप से तैयारी कर रहे होंगे और इस आशा में नहीं बैठे हुए होंगे कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे। देखिए, तब तक बहुत देर हो चुका होगा। इसलिए आप लोग मेरे बात समझिए, मेरे बात को मानिए और अभी से कमर कस लीजिए। तैयारी जो है अभी से कीजिए, ताकि आपका जब नोटिफिकेशन आए उस समय आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो, आपकी समझ हर टॉपिक पर बन गया हो और उस समय आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ऑनलाइन क्वेश्चन का जो सीरीज था वह भी लाएंगे कुछ दिनों के बाद, उसका भी सीरीज चलेगा। अभी हम टॉपिक वाइज, आप ही लोग का रिक्वेस्ट था कि टॉपिक वाइज कराया जाए, इसलिए हम टॉपिक वाइज ही आपको रिवीजन करवा रहे हैं। टॉपिक वाइज ही आपको टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चंस के साथ साथ टॉपिक भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस माध्यम से पढ़ने का यह फायदा है कि आपका क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट भी बन जाएगा, साथ में आपका टॉपिक का भी कॉन्सेप्ट बन जाएगा। लेकिन आप इससे पहले थोड़ा बहुत अपने से सेल्फ स्टडी से भी टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। तो आज जो टॉपिक होगा वह होगा समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है और जो बनेगा और जहां तक पूछा गया है इस टॉपिक से रिलेटेड, जो भी प्रीवियस ईयर में सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है वह भी हम आपके लिए लेके आए हैं। इसलिए इससे बाहर क्वेश्चन का आना या इस कॉन्सेप्ट से बाहर क्वेश्चन का आना नामुमकिन है, या न तो आपको यह पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। इसलिए आप निश्चिंत रहिए और इस क्वेश्चंस को पूरा अच्छे से लगाइए। आपके सामने क्वेश्चन होगा और क्वेश्चंस को हम लोग लगाने की काम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वह क्या है कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? तो सवाल उठता है कि समाजीकरण किसे कहते हैं। तो जो समाज क्या है? एक सामूहिक लोगों का एक समूह है, विभिन्न जातियों समुदायों से मिलकर के एक समाज का निर्माण होता है। तो मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है जी? एक सामाजिक प्राणी है। अर्थात समाज में रह करके मनुष्य जो है नियम कायदा, जो भी कौशल होता है, धर्म होता है, संस्कार होता है, मूल्य होता है, शिक्षा होता है, वह सभी चीज को वह क्या करता है? सीखता है। वेलकम आप सबों का। आज जो हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन, बीच में थोड़ा सा छूट गया था क्योंकि कुछ डिस्टरबेंस आ गया था, इसीलिए। तो अब हम कंटिन्यू रखते हैं जारी इस चीज़ को। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षा के समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? तो आप लोग इस क्वेश्चन को लगाइए कि समाजीकरण से क्या तात्पर्य है। पहले इस बात को आप समझ जाइए कि समाजीकरण का क्या अर्थ होता है जी। तो समाजीकरण का अर्थ होता है जो हम समाज में नियम कायदे, जो संस्कृति जो सीखते हैं और उसके अनुसार जो हम जीवन व्यतीत करने की जो प्रक्रिया होती है समाज में रहने की, उसी को हम समाजीकरण कहते हैं। सिंपल सी भाषा में अगर समझना हो तो। वैसे आप लोग जानते हैं कि मनुष्य क्या एक सामाजिक प्राणी है और बिना समाज के मनुष्य का सर्वांगीण विकास होना असंभव है। हम समाज में ही सारी चीज़ों सीखते हैं। बचपन से ही बच्चा जो है जन्म से ही अपने माता पिता अपने परिवार के साथ रहते हैं, वहाँ से ही उसका समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और वह मृत्यु तक चलती रहती है। समाजीकरण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, विकास की तरह ही। तो समाजीकरण से शिक्षा के संदर्भ में क्या तात्पर्य है, इसको हम लोग समझेंगे। तो इसमें पहला है आपका कि सामाजिक मापदंडों का सदैव अनुपालन करना, क्या यह है? या दूसरा है आपका कि अपने सामाजिक मानदंड बनाना है, क्या यह यही है? या तीसरा है आपका कि समाज में बड़ों का सम्मान करना, क्या शिक्षा में समाजीकरण से तात्पर्य है? या चौथा आपका है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन एवं समायोजन। ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन से ही तात्पर्य है शिक्षा में समाजीकरण का। तो देखिए, आप लोग समझ चुके होंगे कि समाज में जो हम रहते हैं, अगर हम समाज के साथ समायोजित हो जाते हैं, अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं, उसमें घुल मिल जाते हैं, तब समाजीकरण आपका सही ढंग से हो पाया है। उसी को हम अच्छा समाजीकरण कहते हैं, उसी को हम अच्छा सामाजिक प्राणी भी कहते हैं। तो अनुकूलन, आपको एडेप्टेशन हो जाना चाहिए, साथ में आपको समायोजन करने की कला भी आ जानी चाहिए। तो इसी को हम कहते हैं समाजीकरण। तो शिक्षा में के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य आपका यही है, सामाजिक वातावरण एवं अनुकूलन। सामाजिक वातावरण एवं अनुकूलन ही है आपका। चलिए, पहला क्वेश्चन बन गया होगा आपका। अब अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
अगला स्लाइड है, देखिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए मैं तो अभी नया नया चैनल में आया हूं, इसीलिए आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। मैं आपके लिए निश्चित रूप से एग्जाम तक आपके साथ हूं। मैंने वादा किया है तो पूरा भी करूंगा। मैं वादा से कभी पीछे नहीं हटता हूं, चाहे जो हो जाए। इसीलिए आप मेरा साथ दीजिए। आप अपने दोस्तों को, जो भी सीटेट का तैयारी कर रहा होगा, कोई ग्रुप है या स्टेटस है, वहाँ आप लगा के शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ 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 मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाइए आप लोग, तभी हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और तब फिर हम वीडियो बनाने, अधिक से अधिक वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको अधिक से अधिक कंटेंट अच्छा से अच्छा प्रोवाइड कराएंगे। अगर डीमोटिवेट हो जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मेरा पूरा है कि आशा है कि आप लोग जो हमें डीमोटिवेट होने नहीं दीजिएगा। चलिए अगला स्लाइड है और अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। कौन है निष्क्रिय। निष्क्रिय का मतलब हुआ जो अनएक्टिव है, वह एजेंसी जो अनएक्टिव होगा, जिसमें कोई समाजीकरण की प्रक्रिया में एक्टिव भूमिका जो नहीं निभाता होगा, सिर्फ अनएक्टिव यानी निष्क्रिय यानी सक्रिय भूमिका वह नहीं निभाता होगा। वही आपसे पूछा गया है कि कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। तो आप बताइए, स्वास्थ्य क्लब क्या निष्क्रिय एजेंसी है, या परिवार है, या फिर इको क्लब है, या सार्वजनिक पुस्तकालय है। तो आप लोग समझे होंगे कि समाजीकरण की प्रक्रिया की निष्क्रिय एजेंसी जो होगा वह क्या होगा, सार्वजनिक पुस्तकालय होगा। क्यों होगा? क्योंकि सार्वजनिक पुस्तकालय में उतना समाजीकरण की प्रक्रिया नहीं होता है जितना स्वास्थ्य क्लब में होता है। क्लब में रहता है, एक दूसरे से बातचीत होती है, समझती है। परिवार तो सबसे महत्वपूर्ण है, ये है समाजीकरण का। दूसरा इको क्लब में भी हो सकता है। तो सार्वजनिक पुस्तकालय आपका निष्क्रिय एजेंसी है लेकिन निष्क्रिय एजेंसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि समाजीकरण की किस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है। किस में पाई जाती है? उच्च पाई जाती है। ऐसा आपसे पूछा गया है कि समाजीकरण की किस प्रक्रिया में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है। तो शैशवावस्था में क्या उच्च पाई जाती है, या किशोरावस्था में उच्च पाई जाती है, या प्रारंभिक बाल अवस्था में उच्च पाई जाती है, या उत्तर बाल अवस्था में उच्च पाई जाती है। तो आपने समाजीकरण की जब प्रक्रिया पढ़ रहे होंगे उसमें आप बच्चे की अवस्थाओं के बारे में भी अध्ययन किए होंगे। किस किस अवस्थाओं में बच्चा का समाजीकरण किस किस लेवल पर होता है उसके बारे में भी पढ़े होंगे। तो उसी से आधारित यह क्वेश्चन है कि किस अवस्था में जो है बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है। यानी बच्चा बहुत ज्यादा आपसे सवाल पूछता है, समाज में बहुत ज्यादा सवाल पूछता है छोटा बच्चा कि ये क्या है, वो क्या है, ये कैसे है, वो कैसे है। उसमें जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है। तो वो किस अवस्था में? तो वह होती है आपकी प्रारंभिक बाल अवस्था की यह प्रवृत्ति है कि वह उसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति सबसे अधिक पाई जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन लगा लिए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आपका क्वेश्चन है कि देखिए आगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका कि सबसे गहन और जटिल समाजीकरण होता है। सबसे गहन और जटिल समाजीकरण किस अवस्था में होता है? ये भी अवस्था से ही सवाल है। देखिए आजकल जो सवाल पूछ रहा है वह आपसे कहीं से भी सवाल पूछ सकता है। खास करके न्यू पैटर्न आया है तो बहुत सारे पीरियड में एग्जाम ले रहा है। तो आप पूरा गहनता के साथ पढ़िए, आप पूरा नॉलेज के साथ पढ़िए, तभी क्वेश्चन बनेगा अच्छा से अच्छा। तो सबसे गहन एवं जटिल समाजीकरण आपसे पूछा है कि कौन सा होता है। देखिए समाजीकरण की प्रक्रिया में एक ऐसी अवस्था आती है जब बहुत मुश्किल हो जाता है समाज के साथ एडजस्ट करना। वहां बच्चा तार्किक हो जाता है, लॉजिकल हो जाता है और उस क्या सत्य है क्या असत्य है उसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता करने लगता है। हो सकता है कभी कभी वह समाज को भी चुनौती दे देता है। यह अवस्था जो होती है वह होता है किशोरावस्था के दौरान। ये देख लीजिए। तो किशोरावस्था को आप लोग जानते हैं कि तनाव एवं चिंता की अवस्था भी कहते हैं। इसीलिए समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया में यह जो काल होता है वह बहुत मुश्किल का और गहन और जटिलता की समय होती है। यह कठिन समय होता है अपने आप को एडेप्टेशन कर पाना, समायोजित कर पाना समाज में। कई सारा मन में जो है ना सवालियात उठते हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों नहीं होनी चाहिए। इस तरह का सवाल ये किशोरावस्था के दौरान उठता है, इसलिए इसे सबसे जटिल एवं के दौरान ही कहा गया है आपको। चलिए सवाल का आंसर आपको मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपका कि शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वह अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये खाली जगह में भी सहायता करता है। तो शिक्षकों से सलाह दी जाती है कि वो अपने शिक्षार्थियों को, जो बच्चे हैं, उनको सामूहिक गतिविधि में शामिल करें। मैक्सिमम ग्रुप एक्टिविटी में आप उसको शामिल करें।
क्यों करे? क्योंकि वो सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त, या सीखने को सुगम तो बनाता ही है, बच्चा ग्रुप में बहुत ज़्यादा सीखता है। इसलिए हम भी कहते हैं अपने सीटेट के ऑफलाइन के बच्चे को कि आप लोग ग्रुप डिस्कशन किया कीजिए। आपको जो भी पढ़ाएं उसको आप यहाँ पर आके दूसरे दिन उस पर डिस्कशन कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए मैक्सिमम से मैक्सिमम, ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो। और जहाँ दिक्कत हो, जहाँ आपको लगे कि नहीं ये कन्फ्यूजन वाली बात है, ये आप हमसे कंसल्ट कीजिए, हम आपको दुविधा को दूर कर देंगे। तो सुगम सीखने के लिए बहुत सुगम व्यवस्था है कि ग्रुप डिस्कशन या एक्टिविटी करनी चाहिए। तो कहता है ये सीखने के अलावा ये खाली जगह में सहायता करता है। तो किस में सहायता करता है? तो दुश्चिंता में सहायता करता है, या फिर समाजीकरण में सहायता करता है, या मूल्य द्वंद्व में सहायता करता है, या आक्रामकता में सहायता करता है। तो आपको आंसर मिल गया होगा, यह सीखने के अलावा समाजीकरण में भी सहायता करता है। समाजीकरण में भी सहायता करता है। कैसे करता है? जब बच्चा ग्रुप एक्टिविटी करता है तो वहां वह जो है ना बहुत सारा चीजों को, दूसरे के भावनाओं को समझता है, अपनी इच्छाओं को भी व्यक्त करता है, कुल रूल नियम होते ही उसकी अनुशासन को सीखता है, सहयोग सीखता है। यही सब तो समाजीकरण की मूल मुख्य तत्व है। तो इसीलिए बच्चा जो यहाँ समाजीकरण भी ग्रुप एक्टिविटी के माध्यम से बहुत ज़्यादा सीखता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे आपके सामने क्वेश्चन है कि अपनी कक्षा के बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना व्यवहार खाली जगह रखना चाहिए। वो बोल रहा है कि समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना है तो शिक्षक को अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए, है ना, कैसा व्यवहार आप रखें कि बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया तेजी से हो सके, उसमें कोई रुकावट ना हो। तो कैसा होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है सहानुभूतिपूर्ण एवं परंतु कठोर होनी चाहिए क्या? दूसरा ऑप्शन है स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है सामान्य होनी चाहिए, और चौथा ऑप्शन है कठोर होनी चाहिए। देखिए सीटेट का क्वेश्चन बनाने का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि ना तो आप कठोरता, ना तो आप दंड, ना ही बच्चों को कम आंकना, ना ही बच्चों को पृथक करना, यह सभी को आप ऑप्शन को पहले काट दीजिए। तो आप इसको काट सकते हैं 4 नंबर। तो कठोर तो आप शिक्षक को अपना व्यवहार अपनाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए। उसके बाद सामान्य भी तो कोई बात नहीं हो रहा है ना, सामान्य से बेहतर ऑप्शन है आपके सामने। सहानुभूतिपूर्ण तो कठोर, यहां भी कठोर लगा दिया तो ये भी कट ही गया। तो आपको आंसर तो आप मिल ही गया कि ये आपका 2 नंबर का जो ऑप्शन है यही आपका क्या है जी, सही और सटीक ऑप्शन है, यही आपका सही होगा। स्नेह और सहानुभूति, जैसे ही शिक्षक अपने बच्चों के साथ स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार अपनाता है तो बच्चा अधिक से अधिक खुलकर के उसके सामने अपना बातें को रखता है। उसको डर से बहुत सारे बच्चे जो है नहीं रख पाता है अपनी बातों को, अपनी कमजोरियों को वह छुपा लेता है। हो सकता है कोई वह दुश्चिंता में हो, कोई कमजोरी हो उसके अंदर, या फिर कोई उसको डर हो, या कोई प्रॉब्लम में हो। तो अगर आप उसके साथ दोस्ताना व्यवहार करते हैं, आप उसके साथ मित्र के जैसा रहते हैं, तो बच्चा अपनी भावनाओं को अधिक से अधिक आपके साथ व्यक्त करेंगे। तो यही आपको स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण उसके साथ अपनाना चाहिए। सिंपैथी रखना बहुत जरूरी है बच्चों के साथ शिक्षण व्यवस्था में। तीसरा अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है आपके सामने कि बच्चों निम्न में से क्या बच्चों के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है? वही पूछा है कि समाजीकरण में जो है प्रमुख भूमिका कौन निभाता है? प्रमुख भूमिका पूछ रहा है। क्या खेलकूद प्रमुख भूमिका निभाता है, या अच्छे कपड़े प्रमुख भूमिका निभाता है, या बच्चे की सुंदरता प्रमुख भूमिका निभाता है, या बच्चे की अच्छी पाठ्य पुस्तकें प्रमुख भूमिका निभाता है? देखिए समाजीकरण की प्रक्रिया में सबसे अच्छा अगर भूमिका इसमें निभाता है तो इसमें खेलकूद महत्वपूर्ण हो जाएगा। कहिएगा कैसे सर, ये बात हमको समझा दीजिए। हम आपको समझा देते हैं। देखिए बच्चे की अच्छे कपड़े या सुंदरता समाजीकरण में कोई मायने नहीं रखता। पहली बात तो ये तो कट ही गया। बच्चे की अच्छी पाठ्य पुस्तक, ठीक है पाठ्य पुस्तक के समाजीकरण समाज से जोड़ के होनी ही चाहिए, लेकिन जब खेलकूद की बात करते हैं तो इसकी पलड़ा बहुत भारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा खेल कूद के माध्यम से समाजीकरण के कई सारे तत्वों को, कई सारे प्रक्रिया को वह सीख जाता है। जैसे बच्चा खेल कूद करता है तो एक दूसरे का सहयोग करना सीखता है, खेल कूद में अनुशासन सीखता है, एक दूसरे को वह जो है ना क्या करता है, समझता भी है उनकी भावनाओं को। अगर उसमें हार जीत हो जाता है तो वह भी इस हार को भी और जीत को भी दोनों को सेलिब्रेट करना सीखता है। तो बच्चा इसमें खेलकूद के माध्यम से कई चीजें सीखता है ना। तो थ्योरी होता तो और ज्यादा बेहतर से बताते, लेकिन अभी हम क्वेश्चन करना है तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, सब पूछा हुआ भी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी जा सकता है, तो यही इसलिए आप इसी तरह को अच्छे से ध्यान से लगाइए। अगला क्वेश्चन है आपका कि कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा नहीं बातें करती है, ज़्यादा बात नहीं करती है। वो कृतिका क्या करती है, घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। ये कैसी बात हो गया जी? घर में कृतिका बातें नहीं करती है, गुमसुम सा बैठी रहती है ज़्यादातर, और लेकिन विद्यालय में जाती है तो वहाँ बातूनी हो जाती है, अधिक से अधिक बातें करती है अपनी सहेलियों से या अपने शिक्षकों से। तो ऐसा क्यों? यह क्या दर्शाता है? इस बात को यह क्या दर्शाता है? यह क्या कारण है इसका? तो विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, क्या यह कारण हो सकता है? या शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें? ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए फिर भी ऑप्शन पढ़ते जाते हैं। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, ये भी नहीं हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है आपका कि विचारों के विद्यालय में मान्यता मिलती है। देखिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। देखिए बच्चा जो है जहां अधिक से अधिक उसके विचारों को, उसके भावनाओं को, उसके स्वभाव को समझेगा, वही बच्चा खुल करके अपना अंदर की भावनाओं को व्यक्त करता है, अपनी बातों को व्यक्त करता है। तो यहाँ वही है कि ऐसा नहीं कि विद्यालय हर समय बच्चों को बात करने का अवसर देता है, ये कर जाएगा, ये भी कर जाएगा आपका। ये कृतिका अपना घर पसंद नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता है, घर पसंद नहीं है इसलिए बात नहीं करता। लेकिन विद्यालय में क्या होता है, उसको अधिक से अधिक जो है अवसर दिया जाता है बात करने का, उसके भावनाओं को समझा जाता है, उसकी बातों को ध्यान से समझा जाता है, इसीलिए कृतिका ऐसा करती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे है कि बच्चे के समाजीकरण में परिवार खाली जगह भूमिका निभाता है। परिवार जो है कैसा भूमिका निभाता है बच्चे के समाजीकरण में? तो इसका ऑप्शन आपके सामने है कि कम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या रोमांचकारी भूमिका निभाता है, या मुख्य भूमिका निभाता है, या गौण भूमिका निभाता है। तो आप लोग जानते हैं कि बच्चे के समाजीकरण की जो प्रक्रिया शुरू होती है वह परिवार से ही शुरू होती है। उसकी पहली शिक्षिका, पहला जो है उसका टीचर जो होता है वह कौन होता है? उसकी माँ ही होती है। इसलिए बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका जो है बहुत ही मुख्य होती है, बहुत मुख्य भूमिका होती है। परिवार के जैसा वातावरण मिलेगा, परिवार में जैसा संस्कार मिलेगा, परिवार में जैसा उसको शिक्षा मिलेगी, मूल्य मिलेगी, है ना, वो वैसा ही व्यवहार समाज में आके करेगा, स्कूल में आके करेगा। तो परिवार समाजीकरण की पहली सीढ़ी है और इसी को मजबूत रखना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्राथमिक समाजीकरण के एक प्रकार है। प्राथमिक समाजीकरण, देखिए समाजीकरण के दो मुख्य प्रकार होते हैं, एक होते हैं प्राथमिक समाजीकरण, एक होते हैं द्वितीयक समाजीकरण या गौण समाजीकरण उसको बोलते हैं। तो प्राथमिक समाजीकरण के बारे में पूछा है, तो प्राथमिक समाजीकरण से आशय है कि जो समाजीकरण उसके साथ ही शुरू हो जाती है, यानी पहला जो उसको जहां से वह समाजीकरण की प्रक्रिया उसकी शुरुआत होती है वही प्राथमिक समाजीकरण कहलाता है। तो इसमें देख लीजिए क्या मीडिया होगा, या क्या विद्यालय होगा, या क्या आस पड़ोस होगा। तो आप लोग समझ होंगे कि पहला जो उसका समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है वह परिवार से शुरू होती है। इसलिए प्राथमिक समाजीकरण का प्रकार क्या है? परिवार है। और बाकी सब ये सब जो देख रहे हैं आप, ये आपका जो है ना गौण समाजीकरण या द्वितीय समाजीकरण के उदाहरण है, या ये क्या है? द्वितीय समाजीकरण के उदाहरण है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे, समाजीकरण का उदाहरण है, या गौण समाजीकरण भी इसको कहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे और लास्ट क्वेश्चन है, 11 आज रखे हुए हैं क्वेश्चन, आपका 10 लिखा हुआ है लेकिन 11 क्वेश्चन है। तो आखिरी और लास्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए कि निम्नलिखित में समाजीकरण की प्रक्रिया के मुख्य अभिकर्ता क्या है? मुख्य अभिकर्ता आपसे पूछ रहा है, मुख्य अभिकर्ता यानी जो समाजीकरण की प्रक्रिया में बालक को ज्यादा से ज्यादा प्रभावित करता है, जो उसको जो है ना मुख्य भूमिका निभाता है, मुख्य भूमिका जो निभाता है या अभिकर्ता है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या अध्यापक मुख्य अभिकर्ता होते हैं, या फिर परिवार या अभिभावक मुख्य अभिकर्ता होते हैं, या खेल मुख्य भूमिका निभाता है या मुख्य अभिकर्ता होते हैं, या यह सभी होते हैं? तो आप लोग समझ जाइए कि ये जो समाजीकरण की प्रक्रिया में होता है इन सबों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये मुख्य अभिकर्ता ये तीनों है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो आप लोग जो है अच्छे से समझ गए होंगे। आपको ये टॉपिक वाइज यह सीरीज कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके भेजिएगा आप लोग भी, और जो परेशानी होगा, दिक्कत होगा, वो भी आप भेज सकते हैं। और मेरा इसी तरह कंटिन्यू चलता रहेगा। आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, लाइक शेयर कीजिएगा, तभी हमारा मनोबल बढ़ेगा, और जब मनोबल बढ़ेगा तो हमको और ज़्यादा वीडियो बनाने की इच्छा होगी और इससे अधिक बनाएंगे। इसलिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आप सबों का धन्यवाद, और आप लोग जो है मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबों का धन्यवाद। सत श्री अकाल।